सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और मुसलसल जेल में होने की वजह से पार्टी पर उनकी गिरफ्त कमजोर होती दिखाई दे रही है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जाने से उजलत में बजट की मंजूरी ने कई सवालात को जन्म दिया है। इमरान खान की हिदायत के बरखिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीर की रात निस्फ शब को बजट पास किया। इतनी जल्दी थी कि अपोजिशन की तजावीज़ सुने बगैर मंजूरी दी गई, जिस पर अपोजिशन ने बॉयकॉट किया। इस अनड्यू हेस्ट के जवाब के तौर पर वज़ीर आला ने गवर्नर राज का खदशा जाहिर किया। अगर ये खदशा दुरुस्त भी था तो सवाल उठता है कि बजट मंजूरी के लिए अभी 30 जून तक का वक्त मौजूद था। मजीद ये कि अभी तक किसी दूसरे सूबे ने अपना बजट पास नहीं किया है। यही वजह है कि अंदर से सवालात उठना शुरू हो गए। अलीमा खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के MPAs बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाएं। उनके ख्याल में KP हुकूमत ने इमरान खान को माइनस कर दिया है। दिलचस्प बात है कि PTI के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी भी इस पेशरफ्त से बेखबर निकले। बैरिस्टर गौहर को मालूम ही नहीं था कि KP का बजट पास हो गया है, जबकि सलमान अकरम राजा ने एक्स अकाउंट पर हैरत का इजहार करते हुए लिखा है कि इमरान खान से मुलाकात 23 जून को शेड्यूल थी। उस मुलाकात के नताइज और दीगर मुमकिन मुलाकातें जो कि 30 जून से कबल होना थी, मंजूरी के लिए उस वक्त तक का इंतजार करना चाहिए था। अभी ये बहस जारी थी कि साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा भी इस तनाज़े में शामिल हो गए। उनका कहना है कि पार्टी को अपना हाउस ऑर्डर में रखने की ज़रूरत है। तैमूर झगड़ा के मुताबिक बजट के मामले को गलत तरीके से डील करने से इमरान खान और पार्टी दोनों को नुकसान पहुंचा है। तो फिर सवाल उठता है कि ये फैसला किसने लिया। इस हवाले से भी तैमूर झगड़ा ने पर्दा उठाया। कहा कि आखिरी लम्हात में ईरान के मामले पर पार्टी की सियासी कमेटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें कई लोग शिरकत नहीं कर सके, लेकिन इस इजलास में भी ईरान के बजाय बजट पर बहस शुरू कर दी गई, जिसमें शामिल कई रहनुमाओं ने शिकायत की थी कि उन्हें इस फैसले पर अंधेरे में रखा गया। दूसरी तरफ KP हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का दावा है कि उन्होंने पीर को इमरान खान से मुलाकात की और बजट की मंजूरी ली, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान ने उसके बरक्स KP बजट मंजूरी पर इमरान खान की जानिब से शदीद नाराज़गी का इजहार किया। अब अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इमरान खान बजट मंजूरी से मुत्तफिक थे, मगर फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जज्बाती बयान भी दे दिया कि माइनस इमरान के लिए हमारी लाशों से गुजर। सवाल यह है कि पार्टी में फैसले किसकी मुशावरत से हो रहे हैं। क्या PTI के अंदर माइनस इमरान फॉर्मूले पर खामोशी से अमल हो रहा है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में नईम हैदर पंजोदा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लॉयर है, और हुज़ैफा रहमान साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नेशनल कल्चर एंड हेरिटेज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू पंजोदा साहब, मुझे बताएं क्या इमरान खान को KP के हुकूमत ने, जहां आपकी वाहिद हुकूमत है, उसने माइनस कर दिया? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। मेरी तरफ सलाम हुज़ैफा साहब को। देखें, इमरान खान साहब का जो भी डायरेक्शंस होती है उसको मनोमान इम्प्लीमेंट किया जाता है। खान साहब की तरफ से वाज़ेह हुक्म था कि बजट मंजूर करने से पहले मुझसे मुशावरत ज़रूर की जाए, और ये पैगाम पहली दफ़ा मैंने खान साहब की तरफ से ला कर बहनों को दिया, जो कि उन्होंने मीडिया के ऊपर बात की। उस दिन अलीमा आपा अंदर नहीं जा सकी। मेरी भी 4 महीनों के अंदर मुझे 2 दफ़ा समात का हिस्सा बनने दिया। लिस्ट में नाम होता है, मुझे मंगल को नहीं जाने दिया जाता, समात में भी रोका जाता है, 2 दफ़ा सिर्फ जाने दिया गया। तो वाज़ेह हुक्म था। उसके मुताबिक अली अमीन साहब ने कोशिश भी अपनी जगह पर की, बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी कोशिश की कि मुलाकात की जाए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अब जब ये पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ, उससे पहले जितने भी वहाँ की उनकी पार्लिमानी जमात है, MPAs हैं KP के, उन्होंने इकट्ठे होकर ये फ़ैसला किया कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो फिर अगर ये फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाते हैं तो हुकूमत हटाने का या हुकूमत ख़त्म करने का तो खान साहब की तरफ से कोई ऐसा हुक्मनामा नहीं था कि अगर मुझे मिलने ना दें तो आपने हुकूमत ख़त्म कर देनी। तो उस सिनेरियो के अंदर हमें फिर क्या करना है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि फिर हम बजट पास करेंगे, और उसके अंदर जब पास होगा कंडीशनली होगा कि उसके अंदर अगर कोई बाद में हमारी मुलाकात होती है और उसमें खान साहब इनपुट देते हैं तो उसको शामिल कर लीजिए। ये बात पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखी गई और उन्होंने एंडोर्स किया और उसके बाद फिर आगे बढ़े।
ये ज़रूर मैं बात कहूँगा कि खान साहब से मुलाकात के लिए जो है वो एक आध दिन और देखा जा सकता था, कल के लिए कोशिश की जा सकती थी, आज के लिए की जा सकती थी, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी जाया गया है, क्योंकि 30 तक आपके पास एक टाइम था, जिसकी वजह से ये फिर तमाम मसाइल आगे जन्म दिए। अलीमा आपा ने भी ये सवाल मैं आपसे अगला फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि जब 30 जून तक का टाइम था तो फिर इस उजलत की क्या वजह थी? देखें, वो ये कहते हैं कि कोई हमारे लिए परफेक्ट सिचुएशन नहीं है केपी के अंदर, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर भी कि आइन कानून की तो कोई मानी नहीं जाती कि ये हमारी तरफ से एक बजट पेश किया गया तो उसके ऊपर उसको पास करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मामलात जो हैं वो आपको पता है कि कोई यहाँ नॉर्मल नहीं है। तो क्या खतरा है? क्या गवर्नर आज की तो कोई बातचीत, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें जो भी प्लानिंग होती है वो भी 30 जून के बाद अगर 1 जुलाई को पास ना होता ये बातें उसके बाद शुरू बिल्कुल हो सकती है। मैंने पहले इस मौक़िफ़ के ऊपर आप वज़ाहत दी है कि बिल्कुल आप 30 तक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी वजह से आज उनके ऊपर सारा अटैक भी हुआ है और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया। अभी हमने पटिशन तैयार की है, खान साहब तक भी तमाम सूरत हाल के बारे में उनको वाकफियत हुई है और उन्होंने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया कि आप असम्बली को ख़त्म कर दें। हाँ, ज़रूर कहा कि आप पहले आ जाते तो बेहतर था, मुझसे इनपुट ले लेते, अब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहाँ से हुक्मनामा लेकर आएँ और मेरे तक आप रसाई। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और पटिशन भी दायर करें, इससे पहले हमने कंटेम्प्ट पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की हुई हैं, तो हमें एक्सेस क्यों नहीं दी जा रही? उनके रफ़्का को, उनकी फैमिली को, यानी तमाम फैमिली को, अलीमा वकला को तो मुकम्मल पाबंदी है, समातें भी तमाम मुलतवी की हुई हैं। सो अलीमा खान साहिबा तो आपके बारे में भी कुछ कह चुकी हैं और आप लोगों की भी बाहर कुछ अर्सा पहले उन्होंने आपके बारे में बयान दे दिया था कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और सारा आपके खिलाफ भी बात हो चुकी है। अब MPS की बात कर रही हैं वो, जब वो ये कह रही हैं, मेरे साथ बड़ा उनका एहतराम कर, जब वो ये हाँ, कल अडयाला जेल हम बैठे रहे हैं, उससे पहले भी मोस्टली वो मुझसे बात करती हैं, बातचीत मुशावरत, खान साहब का कोई हुक्म होता है और वो जाकर अगर मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट दे रही हैं, मेरा खान साहब का हुक्म मुझे मिला है और मैं जाकर उन्हें बता रहा हूं, तूने मेरा ट्रस्ट है, ओके, तो वो स्टेटमेंट दे रही है। क्योंकि देखें अभी ये बहुत बड़ा वोट ऑफ बाकी केसेस के हवाले से बातचीत हो जाती है, बहुत बड़ा नो कॉन्फिडेंस है अपनी हुकूमत और अपनी MPS पर। आपके MPS को पहले ही ये कहा जाता है कि वो सिर्फ अपनी हुकूमत करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। हुज़ैफा साहब, क्या आपकी हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की धमकी लगाई थी, कोई गवर्नर राज की तरफ इशारे दिए गए हैं? ऐसा क्या किया इन्होंने इतनी उजलत में ये फैसला किया आपके ख्याल? नहीं, देखिए, तो ये लिखी पड़ी बात है, आइन में लिखा हुआ है, अगर कोई भी सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत, मरकजी हुकूमत बजट पास करने में नाकाम रहती है या बजट पेश नहीं करती, तो बाद नज़र यही तस्वुर किया जाता है कि उनके पास शायद अक्सरियत खो चुके हैं और इसलिए जो फाइनेंशियल बिल है उसको मंजूर नहीं करा रहे। तो जहाँ तक बात है कि तक इनके पास टाइम था, चूँकि मैं खुद एक हुकूमती ओहदे पर बराजमान हूँ, जब आप किसी जिम्मेदार पोजीशन पे, जिसको पोजीशन ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, उस पर बराजमान होते हैं, मैं अली अमीन गंडापुर की बात कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है आप कभी भी इस तरीके से आखिरी दिन तक सूरत हाल को लेकर नहीं जाते, आपको ख़तरा लाहक होता है, आपके अपने MPS भी आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ गैर हाजिर भी हो जाते हैं। तो इसको इस तरह जोड़ना कि अली अमीन गंडापुर 30 तारीख तक इसको लेकर जा सकते थे, मेरे ख्याल से बतौर वज़ीर आला उनकी अपनी स्ट्रेटजी है और उन्होंने किया, और उन्हें अपनी हुकूमत बचाने के लिए और अपनी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने वो इक़दाम उठाए कि अपनी हुकूमत को आखिरी एज के ऊपर नहीं लेकर गए। चूँकि आइन की एक बाइंडिंग है, अगर आइनी तौर पर बजट मंजूर नहीं होता और ये आखिरी दिन ले जाते या 28-29 तक पहुँच जाते, MPS पूरे नहीं होते, ज़ाहिर है अगर मैं उनके फीट्स में जो है अपने शूज़ जो है वो उनके शूज़ में अपने फीट्स डालूँ और उनकी बात करूँ बीइंग डेविस एडवोकेट, तो ज़ाहिर उन्हें ये भी ज़रूर होगा कि हम चूँकि नहीं, तो लेकिन अगर मैं आपकी बात से भी मुझे ये तासुर मिल रहा है, ये तो ठीक है, एक प्रिंसिपल बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, लेकिन मुझे आपकी बात से भी ये इंप्रेशन मिल रहा है कि इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को खतरा था और वो खतरा जायज़ था, और ये बेशक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग सही, लेकिन आखिरी दिन तक वो इसलिए नहीं ले जाना चाहते थे कि कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें डर था। नहीं, देखिए दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो ये दूध कब जला है अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का? मैं मुकम्मल कर रहा हूँ अपनी बात। मैं अली अमीन गंडापुर को एक तो ना ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन जो बात मेरिट की है वो करनी चाहिए आपको जमातों से बालातर होकर। मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर के दिमाग में बात लाजमी होगी कि चूँकि वो वफाक के भी लेफ्ट साइड पर खड़े हुए हैं, इदारों के हवाले से भी उनकी ज़रा अपनी जो एक PTI की मुखासमत चल रही है, उसमें उन्होंने नहीं बेहतर समझा होगा कि वो आखिरी दिन तक इस बात को लेकर जाएँ और 5, 8, 10 वोट उनके जो है वो गैर हाजिर हो जाएं या किस पे असरअंदाज हो जाएं या असेंबली में ना आ सकें। तो मैं समझता हूँ PTI के लोगों को उन्हें दाद उल्टा देनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम अपना फाइनेंशियल बिल जो है वो मंजूर कराया और अपनी जो हुकूमत है उसको उस एज पर नहीं लेकर गए, उसने एज पर नहीं लेकर गए। लेकिन उधर तो 3/4 है इनकी हुकूमत, 2/3 या 3/4 नंबर है इनका, वहां पर कैसे ये? देखिए, बात जिस बंदे जो जितनी बड़ी मनसब पे फायज होता है
उसके उतने ही बड़ी रिजर्वेशंस होती हैं, उतने ही बड़े स्टेक्स होते हैं। राइट। तो ये कहना कि वो 28 से 29 तक लेकर जाते, 30 तक लेकर जाते, सूबे में जाहिर है हमारे लिए तो फायदे में था कि वो बजट मंजूर ना कराते, और बजट मंजूर ना होता और हमारे पास आईनी जवाज होता उनकी हुकूमत को बरतरफ करने का या इमरजेंसी लगाने का। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए ज़ाती तौर पर जो KPK की हुकूमत है एक ताज़ा हवा का झोंका है, और उन्हें वहाँ पर छाव नसीब होती है और वहाँ के वसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 3 दफ़ा अगर चढ़ाई हुई तो KPK की हुकूमत की वजह से ही हुई। KPK हुकूमत की अगर सपोर्ट ना होती तो बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकते। आपके ख्याल में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक अच्छा आईनी तरीके से अपना सूबा रन कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सबको उन्हें सराहना चाहिए। उन्होंने नहीं, देखिए उन्होंने अपनी एक आईनी ऑब्लिगेशन पूरी की है, जो कि मैं समझता हूं कि कोई भी वजीर आला तो वो ये करता, वो ये करेगा। अब वो परफॉर्म कैसा कर रहे हैं उस पर हमारे बड़े तहफ्फुज़ात हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से। लेकिन चूंकि उनकी जमात उनके इस नुक्ते नज़र की बात नहीं कर रही और आपने मुझसे सवाल भी उनसे मुतालिक ही कर लिया, तो मेरे पास एक मार्जिन मौजूद था, या तो मैं भी उनके ऊपर पूरा एक लगा देता कि जो बिके हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पर हैं, उन्होंने शेयर को तय किया हुआ है, कोई उनकी हुकूमत से बातचीत हुई भी है। मैंने वो बात की जो कि एक न्यूट्रल इंसान के हैसियत से मुझे करनी चाहिए कि अगर मैं उस मनसब पे बैठा होता तो मैं भी यही सोचता, और कोई भी ज़ीरक सियासतदान होता तो यही इक़दाम करता। तो मैंने मेरिट वाली बात की है। बाकी अली मीन गंडापुर की तर्ज़ सियासत से मुझे शदीद इख्तलाफ है, जो वो वफाक पे चढ़ाई करते हैं, जो वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बात मेरिट की है वो इंसान को करनी चाहिए। ठीक, मेरिट को फॉलो किया है ज़बरदस्त तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब ने, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात वो कह रहे हैं दुरुस्त हैं, क्योंकि कोई 8-10 MPA ऊपर नीचे हो सकते थे, तो 8-10 MPA ऊपर नीचे हो सकते थे, और अलीमा खान साहब भी कह रही हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए सारे। तो इसका मतलब थोड़ी पार्टी का काम तो फारिग है, क्योंकि फेडरल में भी आपका मामला नहीं हल हो सका, आप जितनी दफ़ा आए, सूबे में भी अब मामला यहाँ पहुँच गए हैं कि गंडापुर साहब वक्त से पहले हर सूबे से पहले बजट पास कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि PTI में फैसला साजी होती कैसे? बैरिस्टर गौर इस प्रोसेस से लाइल निकले, सलमान अकरम राजा इस प्रोसेस से लाइल निकले, और अब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट क्या लेने गए? सुप्रीम कोर्ट इसमें आपकी क्या मदद करेगी? आप तो खुद भी वकील हैं, आपको पता होगा। देखिए सर, बात यह है कि हम इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा चुके हैं, कॉन्टेम्प्ट पिटीशन हमारी पेंडिंग है, और हम फिक्सेशन के लिए बड़ी कोशिश कर चुके हैं। अलीमा आपा, अली अमीन साहब, मैं खुद लेकर गया हूँ पिटीशन, लेकिन उनको फिक्स ही नहीं किया जा रहा, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद जजेस के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो अपने केसेस खुद फिक्स कर सकें। तो इस सूरत हाल से दो चार हैं। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब का हुक्मनामा है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। और बैरिस्टर साहब भी तो तर्जुमान है सूबाई हुकूमत के, वो भी तो मिलने चले जाते हैं, गंडापुर साहब क्यों नहीं मिल पा रहे? देखिए ये तो अब उनको पता होगा कि वो कैसे मिल लेते हैं और नहीं मिल पाते। मैं तो खुद जाता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ, मुझे नहीं मिलने देते। तो अलीमा खान है, मैं उनको नहीं मिलने दिया जाता। इस सलमान अकरम राजा है, उनको नहीं मिलने दिया जाता। मेरे तक ये जो मैसेज आया ये आया कि अगर आप अच्छे बच्चे बन जाएं, यानी अच्छे बच्चे बनने का मतलब ये है कि अगर आप अंदर जाएं और खान साहब तक बाहर के कोई हकायक ना बताएं और अंदर के जो हकायक हैं वो कौम तक ना बताएं, तो फिर आपकी मुलाकात के अंदर कोई खतरा नहीं। आप जाते हैं, हर चीज़ आकर बताते हैं, फिर बाहर निकल कर आप पूरा फट पड़ते हैं और वो कौम तक पैगाम पहुँचता है, तो हमें इस चीज़ से तकलीफ़ होती है। तो हमने कहा कि नहीं, हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं, किसी और अजमल किसी कर्नल के साथ नहीं खड़े। हम तो जाएंगे और बिल्कुल खान का मौक़िफ़ लेकर नहीं जाने देते तो ना जाने दें, तो हमारा मौक़िफ़ तो क्लियर है। तो अब अगर वो रोकते हैं तो इमरान खान को पता है कि किस किस को रोका हुआ है और क्यों रोका हुआ है। और जिस दिन हमारी की समात के अंदर कोई जज साहब स्टैंड ले लें, वो कहें कि मैं अदालती बर्खास्त कर लूँगा और अंदर कहीं घुसा दें हमें, इसी तरीके से हम आप लोगों को रियलाइज़ होता है कि ये जो एक बात चल रही है, मैं नहीं कह रहा, ये बात चल रही है, आपको अंदाज़ा होगा कि 9 मई की माफ़ी मांगे बगैर आपकी मुश्किलात कम नहीं होंगी, इसका इदराक है आप लोग? देखिए 9 मई की माफ़ी और उसके अलावा 3 साल के लिए पीछे हट जाएं, यानी सेटअप जो है ये फार्म 47 के मुताबिक है, इसको चलने दें और जो चुप करके बैठ जाएं। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो खान साहब ने बताई कि मुझे आज से 3 साल पहले जो है, 2 साल पहले ऑफ़र हुई कि आप 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, लेकिन मैंने उस वक्त भी नहीं मानी और आज क्यों मानूंगा। अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं, अगर आप जेल में हैं, आपकी एहलियत जेल में है, आपके वर्कर्स जेल में, आपकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए हर तरह के हरबे किए गए हैं, चोरी किया गया मैंडेट, वर्कर्स को शहीद किया गया है, उसमें आप पीछे नहीं हटे, तो अब आप आके क्यों हटेंगे? इमरान खान असल एक जगह के ऊपर मुस्तहकम और जो वो एक दफ़ा ठान लेते हैं ना, वो उससे पीछे नहीं हटते। और मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है। मेरे साथ एक और साथी थे जिन्होंने काफ़ी कोशिश की, उन्होंने कहा जी कि अब भारत और इंडिया की जो जंग है उसके बाद सीज़ फायर, भारत और इंडिया की अलग अलग है, सॉरी पाकिस्तान और इंडिया की, तो सीज़ फायर जो हुआ है तो उसके बाद अब थोड़ा माहौल जो है ना वो बेहतर हुआ है।
तो लिहाजा थोड़ा सा सर आप भी ज़रा पीछे आ जाइए और मामलात को जो है, क्योंकि उस वक्त मुलाकातें भी खुल गई थी, समातें भी चल रही थी। उन्होंने कहा कि बात यह कि हम अपने मौक़िफ़ से कैसे पीछे हट सकते हैं। जो हमारा मौक़िफ़ है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, 26वीं तरमीम ख़त्म होनी चाहिए, लोगों के हकूक़ हासिल होने चाहिए, तमाम कैदी रिहा होने चाहिए, वो हमारे जमहूरियत की सरबुलंदी होनी चाहिए, वो वहीं पर हैं। अगर वो नहीं होते तो फिर मैं मौक़िफ़ से क्यों पीछे हटूँ? और जितना आपको ये आप नीचे झुकोगे ये और लोग आपको दबाएंगे, और मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, या जो उनका जो सोच है, जो मैंने परखी है, जो मैंने देखा है, वो बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर हिले नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। उज़ैफ़ा साहब बताइए, क्या बात दुरुस्त है जो एक इम्प्रेशन चल रहा है, क्रिएट हो चुका है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनकी मुश्किलात कम नहीं होंगी? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ के बारे में जो एक तासुर था कि वो कुछ जज्बाती हैं या कोई इतना सियासी फहम फरासत नहीं रखते, मैं समझता हूँ कि उनकी सियासी फहम फरासत आप, मुझ या पंजोदा साहब, हम सबसे ज़्यादा है इस हवाले से, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन हो चुका है कि मैं जो कर चुका हूँ या जिस नहज पे मैं अपने सियासी मुस्तकबिल को लेकर आ चुका हूँ, तो मेरे लिए बंद दरवाजे खुल नहीं सकते। इसलिए चाहे वो माफ़ी भी मांग लें, मैं ये समझता हूँ कि माफ़ी के बाद ये ज़रूर हो सकता है कि फर्दर कोई जो है गर्मी का सामना उन्हें ना करना पड़े, लेकिन नरमी ज़रूर उनके लिए नहीं आएगी। और ज़ाहिर है उन्हें जो केसेस हैं उनके ऊपर 9 मई का केस है, उसके अलावा है, और जिस तरीके से उन्होंने रियासत को दीवार से लगाने की कोशिश की, अपनी सियासत को उन्होंने तक़वियत देने के लिए, उसको सुपीरियर करने के लिए उन्होंने बार बार जिस किस्म का नैरेटिव बनाया, पाकिस्तान को दिवालिया करने की बात की, मईशत को बार बार कंप्रोमाइज़ करवाया, तो पाकिस्तान की जो 77 साल हिस्ट्री है, किसी सियासतदान की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ भुट्टो साहब की असेसिनेशन हुई, डेड बॉडी देखने नहीं दी गई, बेनज़ीर की असेसिनेशन हो गई, उससे पहले उनके दोनों भाई जो है उनके मर्डर हुए, मियाँ नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगाकर हेलीकॉप्टर के अंदर जो है ट्रायल के लिए लांडी चले जाया जाता था। इसके अलावा भी सख्तियाँ देखी सियासतदानों ने, यानी वो सियासतदान पीपल्स पार्टी वाली साइड से भी, नून वाली साइड से भी हैं। ज़रा पीपल्स तहरीक इंसाफ में तो पहला ज़रा ये आजमाइशी दौर आया ना, 11 में ज़रा एक्टिवेट हुई ज़्यादा, 96 से ज़रा इनकी स्ट्रगल ज़रूर है, लेकिन 2011 के बाद ही ये पाकिस्तान के कौमी सियासी धारे में ज़्यादा एक्टिव नज़र आई, और अब इनके लोग हैं। वरना पाकिस्तान की तरफ में लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लोगों की जानें भी गई हैं। ये यूसुफ गिलानी आज चेयरमैन सेनेट बने बैठे हैं, 5 साल इन्होंने जेल काटी थी। इल्ज़ाम जो भी था, जरदारी साहब की ज़बान पे काटने का इल्ज़ाम आया, बाकी चीज़ें हुई, और ये सब चीज़ें, लेकिन कभी किसी सियासतदान ने ये सब काम नहीं किए। मैं यानी पीपल्स पार्टी के लोगों से कल भी असेंबली बैठे हुए यही बात कर रहे थे कि आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जी मईशत में को डबो दें, आप सरमायाकारी ना करें, आप रेमिटेंसेस ना भेजें। ये सारी वो चीज़ें मैं समझता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ ने अपने लिए बहुत मुश्किलात खुद पैदा की हैं, और पाकिस्तान के सियासी सिस्टम में खुद को उन्होंने जो है वो नाकाबिले कबूल बना लिया है, और कोई बंदा भी उनके लिए ना स्टैंड लेने को तैयार है, और हर बंदा ये समझता है कि नाकाबिले भरोसा हैं और हमेशा वो दोस्तों पे वार करते रहे। अगर उनके लिए मैं कोई बात भी करूं तो कोई पता नहीं कि वो कल पावर में आकर मुझे ही पड़ जाएं। आप इसकी मिसाल इस बात से देख लें कि जरदारी साहब पे भी आजमाइशें आई, कई हेड ऑफ स्टेट्स ने बात की, मियाँ नवाज शरीफ साहब पर भी आई, रफ़ीक हरेरी साहब हों, चाहे किंग अब्दुल्ला हों, बाकी लोग हों, लेकिन इस शख्स के लिए मासिवा बरतानिया के ज़ाहिर जो इस वक्त हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने कुछ एफर्ट की, वो ज़ाहिर जमाइमा स्मिथ से उनके बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं। उसके अलावा कभी किसी हेड ऑफ स्टेट ने ये बात नहीं की कि भाई आप इन्हें हमारे हवाले कर दें और मैं हर तरह की जिम्मेदारी देने को तैयार हूँ। हालांकि बानी तहरीक इंसाफ ये आधी बात करते हैं, जब कभी तारीख लिखी जाएगी, कुछ चीज़ें ज़रा जेल की भी चीज़ें रिकॉर्ड पर आएंगी, पता चलेगा। बानी तहरीक इंसाफ तो खुद ये बात कह चुके हैं, उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को कहा कि ठीक है जी मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन बरतानिया जाऊँगा या यूरोप जाऊँगा, लेकिन हमारी तरफ से फिर जवाब ये दिया कि नहीं आप गल्फ किसी मुल्क चले जाएं। तो इन्होंने आधी बात बता दी, ये बताया कि नमाज ना पढ़ो, हुकूमत कह रही है, ये नहीं बताया कि अगर नशे की हालत में हो, ये नहीं कहा कि मैंने ऑफर की थी बरतानिया और यूरोप जाने की, ये बताया कि जी वो कह रहे हैं जी गल्फ चले जाएं, मैंने इनकार कर दिया। अच्छा, तो मकसद कहने का ये है कि कोई बंदा भी ये बड़ा संजीदा इनकी गारंटी देने को तैयार नहीं, और यही वजह है कि राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते हैं कि भाई हम भी इनकी क्या इनसे मुज़ाकरात करें और इनकी गारंटी लें, क्योंकि इनकी क्या गारंटी है कल बाहर आके हमें ही अंदर कर देंगे, तो इसलिए आपकी हुकूमत भी इनकी कोई गारंटी नहीं। देखें आदिल साहब, आपको कई जो है ना 3-4 दहाइयाँ हो गई हैं ये सहाफ़ती दश्त के अंदर, 2 दहाइयों से आप खुद एक्टिवेटेड हैं,
ढाई दहाइयों से। लेकिन आप ये देखें कभी सियासत में इख्तलाफ मौजूद था, इख्तलाफ के बाद थोड़ा थोड़ा आपने देखा कि नफरत पैदा हुई। सियासत में कभी दुश्मनी नहीं हुआ करती थी, दो एमएनएज आपस में लड़ा करते थे, हारने वाला घर जाके बैठे था, जीतने वाला ढोल बजाता था। ये काम कहीं भी नहीं था कि मरो मार दो अंदर कर दो। आपने सफेद पोश, जिस बंदे ने सफेद कपड़े पहने हुए आपने कहा कि नहीं इसको गाली देना जो है ये नैरेटिव बिल्डिंग की बुनियाद होगी। बड़ी क्रूजर पे कोई बंदा जा रहा है तो आपने कहा स्टेटस सिंबल वाले को गाली दे के नीचे उतारने। तो कभी ये हमारी रिवायत ही नहीं। You think his game is over? बिल्कुल। इमरान खान की आप ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज आप ये लिख लें, फिर एज अ कॉज ऑफ रेपुटेशन आई एम टेलिंग यू कि बानी तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान की सियासत के अंदर मैं कोई हुकूमती हवाले से कोई किरदार नहीं देखता। मुमकिन है रिहा हो जाए, बाहर बैठकर अल्ताफ हुसैन की तरफ अपनी जमात चलाते रहें, लोगों ने फॉलो भी करते हैं कि जमात के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो कि इलेक्टेबल्स हैं, जो 80-90 हज़ार वोट पिछले 60 सालों से लेते आ रहे हैं। तो इस सारे लोगों को ज़ाहिर आप माइनस नहीं कर सकते। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं समझता हूँ कि स्टेट की एक पॉलिसी है। तो आपके ख्याल में वो माइनस हो चुके नहीं लगी? जी क्या फरमा रहे हैं? वो माइनस हो चुके हैं आपके ख्याल में? जी बानी तहरीक इंसाफ मुकम्मल माइनस हो चुके हैं। और अगर किसी को ये बात का शक व शुबा है तो ज़ाहिर है मैं दावा ही कर सकता हूँ जो बात मैं कर रहा हूँ। इसको आप तारीख दान पर छोड़ दें, आपको अगले 5 सालों में पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े होते हैं। ओके, माइनस हो चुके हैं। ये नीमा खान साहबा कह रही हैं माइनस हो चुके हैं, हुज़ैफा रहमान साहब कह रहे हैं माइनस हो चुके हैं। उनको कहते हैं हमारी हुकूमत ये कहती है, और वो कहते हैं आप आधी बात क्यों बताते हैं, आप बरतानिया जाना चाहते थे, आधी बात बता रहे हैं कि मुझे ऑफर हुई चले जाएं, ये ऑफर हुई थी आपको, गल्फ कंट्रीज की ऑफर हो रही थी, पूरी बात क्यों आप लोगों को नहीं बताते? और आपकी सियासत आपको बंद गली में ले गई, अब आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। देखिए आदिल भाई, जिसने डील करनी हो ना तो वो बड़ा वाज़ेह नज़र आ जाता है। इमरान खान ने तो हमेशा खुल के बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर बातचीत होगी तो सिर्फ मुल्क की खातिर होगी और जिससे होगी बड़ा क्लियर मौक़िफ़। उन्होंने तो छुप के नहीं किया। वो स्टेट मिनिस्टर होके वो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि पूरी बात स्टेट मिनिस्टर किसके हैं? PMLN के हैं ना, जो हमारे मुखालिफ हैं। तो मुखालिफ तो कभी भी कोई तारीफ़ नहीं करेगा ना। वो कह दें कि इमरान खान हमारा लीडर है तो फिर वो नून लीग वाले थोड़ी मिनिस्टर उन्होंने रखेंगे। तो उन्होंने तो अपना एक नैरेटिव लेकर चलना है। इमरान खान ज़रा अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं। 9 मई लेकिन आप लोग भी तो ये मैसेज बाहर लेकर आए ना कि सरप्लस नहीं रखना, IMF के साथ IMF को कोई गारंटीज नहीं देनी, तो ये मुल्क की मफाद में तो नहीं है ये बात? नहीं, देखिए IMF को गारंटीज़ के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं आई। IMF को यादयानी के हवाले से ज़रूर बात उस वक्त भी हुई, क्योंकि IMF ने मेक श्योर किया था कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। खान साहब के पास जब गए थे तो खान साहब ने ज़मान पार्क के अंदर सर हुज़ैफा साहब आपने 5-6 मिनट बात की ना मेरे मौक़िफ़। जी नहीं आप करें बात। तो उन्होंने जब ज़मान पार्क गए थे तो खान साहब ने गारंटी दी थी कि बिल्कुल आप कीजिए, हमारी तरफ से कोई किसी उन्होंने गारंटी दी थी कि हम बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। लेकिन क्या हुए उस पर हमने रिमाइंडर भी दिया। दूसरी बात ये रह गई कि इमरान खान लंदन क्या दुबई क्या आप बनीगाला भी कह देंगे ना कि शिफ्ट हो जाएं, तो इमरान खान इस बात के ऊपर मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि वो मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं। वो कुर्बानी, वो तो हमेशा कहते हैं कि कुर्बानी देनी चाहिए, और कुर्बानी से आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप टीपू सुल्तान बन जाएं या फिर आप कोई और बन जाएं। तो ये तो आपके पास बहादुर शाह जफर बनने हैं, ये आपके पास मौक़िफ़ है ना क्लियर कि आपने क्या बनना है। तो वो तो खुल के बात करें। बहादुर शाह जफर भी एंड में कैद में ही रह गया। देखें बात ये है ना कि मौक़िफ़ बंदे का जो होता है ना वो कायम होता है। अच्छा ये बताएं क्या बानी जो है वो बजट सरप्लस के हक में है कि नहीं है? मैं नहीं मिला, लेकिन मैसेज यही आया है कि बजट सरप्लस की हुकूमत को फ़ायदा नहीं देना चाहिए कि बट IMF की कंडीशन है ना वो पंजोता साहब, अगर बजट सरप्लस नहीं होगा तो फिर मसाइल होंगे। बाकी सूबों को भी चाहिए, वफाक को भी चाहिए सरप्लस करें, ठीक है, यहाँ तो नहीं हुआ सरप्लस। तो आदिल भाई बात यह है कि जो इन्होंने बात की कि दीवार के साथ रियासत को लगाया, दीवार के साथ उस वक्त रियासत लगी जब आपने मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाया। जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, अमल नहीं किया। दीवार के साथ रियासत उस वक्त लगी जब आपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कॉलर से पकड़ कर घसीट कर लेकर। दीवार के साथ उस वक्त लगी जब आपने उसके ऊपर हमला किया और फिर FIR भी दर्ज नहीं। दीवार के साथ उस वक्त लगी जब पाकिस्तान के अंदर लोगों के घरों में चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा था, और आप हंस रहे थे, आप कह रहे थे कि ये हमारे साथ भी हुआ है, बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ हो रहा है। दीवार के साथ उस वक्त लगी जब आपने 26वीं तरमीम के तहत वहाँ पर हुकूमती जजेस बिठा दिए। 9 मई के केस की वाज़ह मिसाल आपको समात जो फैसला आया उसके अंदर आपको मिलेगी कि 9 मई के वही केसेस, इसी नौयत के बाकी केसेस के अंदर जमानत मिल गई है, लेकिन कल जो समात जो फैसला आया उसके अंदर खारिज कर दी गई। 4 में मिली है, 8 में नहीं मिली। जी बिल्कुल, देखें तो ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि कौन कंट्रोल कर रहा है। अब आज का आप सूरत हाल देख लें, फैसलाबाद के अंदर 9 मई के केसेस हैं, रात 8 बजे
बजे अदालत ने बुला लिया कि आप जिरह करें, रात 8 बजे, अभी 8 बजे 9 मई की केस की समाअत फैसलाबाद में होने लगी है। लेकिन पाकिस्तान में कहीं और अदालत खुली है कि नवाज शरीफ को सजा देने के लिए, शहबाज शरीफ को जो है वो उनके जो केसेस थे जैसे क्लीन चिटें दी गई हैं उनको पकड़ने के लिए उनके ऊपर इसका जवाब आपको देंगे। लेकिन मुझे बताएं, अगले दिन फर्द जुर्म लगना था, आज वो वज़ीर आज़म महमूद कुरैशी साहब को जमानत मिल गई और अगर खान साहब को नहीं मिल रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये बात दुरुस्त है ना कि अपनी सियासत को वहाँ ले गए जहाँ पर कोई रिलीफ आपको नहीं मिल रहा। देखिए, सियासत को वहाँ नहीं ले गए, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन नहीं है। कुरैशी साहब को कैसे मिली है? देखें, अगर एक जज ने दी थी, मैं वही कह रहा हूँ कि इमरान खान के दीगर केसेस में इसी नोयत की बेल्स मिली हैं क्योंकि एविडेंस ही कोई नहीं है, जमानतें मिलनी है। जहाँ खान साहब के केसेस बरी हुए हैं वो भी इसी वजह से हुए कि उनके अंदर कोई चीज़ नहीं थी। तो अगर मेरिट पर देखें जजेस तो कोई उसके अंदर है, इन्होंने कहा जी कि फर्दर इंक्वायरी का केस है, कहाँ पे 2 साल के बाद आप फिक्स करके फैसला दे रहे हैं, अभी तक आपको और इंक्वायरी चाहिए, अभी तक आपको और मजीद शवाहिद आप ले आए ना कौम के सामने कि ये शवाहिद आप अपनी सियासत को पैगाम दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। आप कह रहे हैं आप अदालत से भी मायूस हैं, आप कह रहे हैं आप सियासत से भी मायूस हैं, आप कह रहे हैं आप इदारों से भी मायूस हैं, आप कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी से भी मायूस हैं, गद्दार आपकी पार्टी में भी आ गए हैं और माइनस करने वाले पार्टी में भी आ गए, इतने ग्रुप भी बन गए, फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचे सियासत में? देखिए, जब आपकी फाइनल कॉल भी मिस कॉल हो गई ना कि करबला के अंदर क्या हुआ, तो उनको पता था कि मुसलमान जो कूफा के हैं वो छोड़ गए हैं, सर वो, लेकिन वो हक के लिए लड़े। देखिए, हम हक के लिए लड़ रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं। आप जब तशबीह देते हैं ना हम किसी इंसाफ वाले निजाम के हक में लड़ने वाले तारीख की, नहीं तो कुर्बानी यहाँ पर भी लोग शहीद हुए, बहुत बड़ी मिसाल है मेरा ख्याल है सियासत उस कुर्बानी को देख के आज भी लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, उसको देख के आज लोग मेरा नहीं ख्याल, आई एम सॉरी, लेकिन करबला के वाक़े का इससे कोई मुवावजा नहीं है। हिस्ट्री के अंदर जो शादी बहुत बड़ी कुर्बानी है और उसका बहुत बड़ा कॉज है। आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट से अपनी बात कर सकते हैं हमारे साथ। इमरान खान ने क्या गेन किया जब वज़ीर आज़म बना, कौन से उसकी वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन करबला के साथ कंपैरिजन देखिए, आप इस्लामिक टच इस मामले को ना दें, ना सियासी टच से इस मसले को हल करें। हमारा मज़हब इस्लाम है, वो इतनी अजीम हस्तियां और इतनी बड़ी कुर्बानी और इतना बड़ा कॉस्ट था, उसका सियासत से ताल्लुक नहीं था। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की कुर्बानी के लिए कुर्बानी दी और आज हम उन्हीं के पैरोकार हैं और आज हम भी कुर्बानी देने के लिए क्या रहे हैं कि हम एक आजाद कौम है, हम गुलाम नहीं है कि अमेरिका बैठकर उधर से मैसेज भिजवाएगा और अलग बात दी जाएगी। ये अलग क्यों बात? आप अपनी सियासत पर खड़े रहें, सियासत पर बात करें, बट उस कुर्बानी से आप इस कुर्बानी का मवाज़ना नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर जो है मुफादात का तो मामला ही नहीं है, हम तो इबादत समझ के कर रहे हैं। अगर कोई अमेरिका तुसी जाके उधर लॉबिंग कर रहे हो, आप उधर लॉबिंग कर रहे हैं, कौन सी लॉबिंग कर रहे हैं? किसने आपकी अमेरिका में लोग लॉबिंग नहीं कर रहे थे? किस तरह की लॉबिंग की है? किस तरह की इस तरह की लॉबिंग की है कि लेजिस्लेशन करवाई है, इस तरह की लॉबिंग की है कि आपने वहां से ट्वीटें करवाई हैं, इस तरह की लॉबिंग की है आपने प्रेशर अपना सर्टिफाइड करने के लिए। पाकिस्तान क्या दुनिया के अंदर कहीं पर बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है तो हम हर फोरम का दरवाजा खटखटाएंगे, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं वो 75 साल से चाहते हैं कि हम ही बादशाह सलामत रहे। वो आपका राइट है कि आप उस सिस्टम के खिलाफ अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, हम इंटरनेशनल फोरम सारे इस्तेमाल करें तो हमारा हक है, राइट है। वाकया करबला से कंपैरिजन ना करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हमारे शोहदा ने कुर्बानियां दी, वो किस लिए दी? वो सियासी तौर पर आप जाहिर है इसको कंपेयर करें कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बेटर हैं या आपकी कुर्बानी शायद ज्यादा होगी, लेकिन हिस्टोरिकली वो भी फैक्ट चेक करना पड़ेगा। कुर्बानियों से, एफर्ट से, जदोजहद से, जहाद से, जो एक जहाद अफजल है कि आप अपने हकूक के लिए लड़ें, अपने मुल्क के लिए लड़ें, अपनी कौम के लिए लड़ें, अपने बुनियादी इंसानी हकूक के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए लड़ें, शोहदा के लिए लड़ें, आपका राइट है और आपको लड़ना चाहिए, इनको भी लड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो शामिल है उसके अंदर, मुलव्वस है सारा कुछ करने के अंदर, वो नहीं करेंगे। ठीक, मैं अमेरिका के केस पे सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश कर सकता हूँ कि इसी अमेरिका को आपने कहा कि इन्होंने आपको निकाला, इसी अमेरिका में आप लोगों ने लॉबिंग की, इसी अमेरिका से आपने मदद मांगी, इसी के सेनेटर्स से आपने ट्वीटें करवाई, इसी अमेरिका के सेनेटर्स को आपने कहा कि जी हमारी लेजिस्लेशन को आपने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, आपके लोग जाकर वहाँ पर खड़े हुए और जलसे किए, उसी अमेरिका के ख़िलाफ़ भी आप उसी की हिमायत में भी है। वाक़या करबला में ऐसा नहीं हुआ था सर, वाक़या करबला में एक दफ़ा बताया गया था कि ये यजीद है, ये जालिम है, हम इस जुल्म के आगे नहीं खड़े होंगे, ना इसको मानेंगे, और ये होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस्लामिक टच ना दें, इसको पॉलिटिकल स्ट्रगल तक सुन लें। अब मुझे हुज़ैफा साहब के साथ जाना ना, अब हुज़ैफा साहब के साथ जाना, क्योंकि जरा वो कहते हैं जी देखिए मसला ये है कि आपने सारे उसूल पामाल कर दिए हैं जिसकी वजह से हम आपके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं और हम कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं, बहादुर शाह जफर वाले नहीं हैं, हम टीपू सुल्तान हैं। जी बहुत शुक्रिया। एक तो आज़ाद साहब बहुत सारी चीज़ों को तो आपने खुद ही मौके पे तस्दीक कर दी जो कि एक न्यूट्रल एंकर का काम होता है और मुझे ज़रूरत ही नहीं रही अब मैं उन पे बात करूं, लेकिन फिर भी आपने अच्छा कहा कि जब हम सियासत की बात कर रहे हैं तो मज़हब का ऐसा ज़हरा खाना जिस पे ज़हरा बहुत बड़े मक्ता फ़िक्र की पाकिस्तान के अंदर फॉलोइंग है, अहले सुन्नत भी उसको ज़हरा इंडोर्स करती है, हम सब इंडोर्स करते हैं, उसका जिक्र ना किया जाए। उसके अलावा जो है आपने जिस तरीके से बताया कि IMF
को जो है इन्होंने IMF को, तो इन लोगों ने खत लिखा था बाकायदा। इनके दो जो वजीर खजाना थे उन्होंने खत लिख दिया था IMF को। एक इनके वजीर खजाना पंजाब के थे, एक वजीर खजाना इनके KP के थे। उन्होंने कहा कि जी आप जो है इनको कर्जा ना दें, आप बाकायदा कंपेन चलाते हैं कि रेमिटेंसेस ना भेजें। मैंने तो ये बात ही नहीं की कि रियासत ज्यादती नहीं करती, मैंने तो इनकी नैरेटिव को मजीद बड़ा कर पेश किया। मैंने कहा जी माजी में भी सियासी लीडरान के साथ ज्यादतियां हुई हैं, एसेसिनेशंस हुई हैं, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो। उनके खानदानों को एलिमिनेट कर दिया गया। तो मैंने कहा लेकिन कभी किसी ने पाकिस्तान को कमजोर नहीं किया। जब आप मईशत कमजोर करते हैं तो मेरा मुल्क कमजोर होता है। जब आप IMF को कहते हैं कि आप नजरसानी करते हैं अपने मुआहदों पर, तो पाकिस्तान कमजोर हो रहा होता है। जब आप फॉरेनर्स को कहते हैं कि ओवरसीज को कहते हैं कि आप रेमिटेंसेस ना भेजें, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना रुपया कमजोर कर रहे हैं। मैं इन सारी पहलों पर बात कर रहा था। तो बेसिकली बात यह है कि ये भी मुमकिन है कि अगर आज ये सब कुछ बानी तहरीक इंसाफ ना किया होता, 9 मई ना हुआ होता, ये 3 दफा इस्लामाबाद में धावा ना बोला गया होता, सियासत में तलखी ना पैदा की गई होती, जो कुछ आज उनके साथ हुआ है, तो मैं एक सियासी वर्कर होने के नाते बात कहता कि जो उनकी बड़ी सियासी स्ट्रगल है, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इस लेवल की विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए थी। भाई आपने तो रियासत को कहा कि मैं मुकाबला करूंगा, GHQ पे आप अटैक कर दिया, आपने कहा हमारी वीडियोस दिखा दें हमें। आपके सफ़े अव्वल के रहनुमा नजर आ रहे हैं, बोल समेत पाकिस्तान के तमाम सफ़े अव्वल के चैनल्स चला रहे हैं, आपके ट्विटर हैंडल्स चला रहे हैं, आपके हमारे लोग नहीं थे। मियाँ वाली में आपको क्या जरूरत थी कि आप एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट तक पहुंचने की कोशिश करें, दीवारें गिरा दें, आप कहते हमारे लोग नहीं थे। लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे अटैक करने के बाद यास्मीन राशिद, मेरे भाई हैं इजाज चौधरी, आपके मियाँ रशीद साहब वगैरह हो गए, सारे लोग बाहर जो है मौजूद थे और कह रहे हैं कि जी हम नहीं थे, जी हमारा इसके साथ इन्वॉल्वमेंट दिखा दें। बात यह कि इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन आप इतना ढीठ बन जाए। आपने रियासत के साथ जो सलूक किया, देखें आपने अपनी औकात के मुताबिक किया, रियासत ने अपनी औकात के मुताबिक किया। दो बंदे होते हैं ना, एक आदमी होता है पुलिस वाले को गाली दे देता है, गरीब आदमी होता है, वो अपनी औकात के मुताबिक करता है। पुलिस वाला कांस्टेबल क्या करता है, उसको उठा के हवालात में बंद कर देता है, मारता है, वो अपनी औकात। इकदाम दोनों गलत है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन सारी अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव को, इस पे किताबें लिखी जाती। बानी तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रगल की आप बात कर रहे हैं, मैं ऑनेर ये बात कह रहा हूं, अगर वो स्ट्रगल बगैर किसी तशद्दुद की होती तो बानी तहरीक इंसाफ के स्ट्रगल मॉडल पे पाकिस्तान में PhD होती। लोग मिसालें देते कि ये वाकई जनूबी एशिया के नेल्सन मंडेला है। भाई आपने अपने जाती नैरेटिव के लिए पाकिस्तान को स्टेक पर लगाया, इकोनॉमी पहले डबोई, जमान पार्क में बैठ के आप कहते रहे श्रीलंका बनने जा रहा है। मैं 2 महीने पहले मुल्क का वज़ीर आज़म, तो मुझे पता है कि लेजर बुक्स क्या कह रही हैं, अकाउंट बंद क्या कह रहे हैं, स्टेट बैंक क्या कह रहे हैं। इसके बाद पूरे मुल्क में एक फिजा बन गई कि जो वजीर आजम अभी उतरा है 2 महीने पहले, वो कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। रातों रात डॉलर 175 से पहले 275 पर आया, फिर उसके बाद 325 पे चला गया। ये जुए शुरू हो गए। ये सब कुछ आपने सियासत में कंट्रीब्यूट किया है। इसके बाद आप कहते हैं जी सियासतदानों से हमने बात नहीं करनी, हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। एस्टेब्लिशमेंट आगे से क्या कहती है कि हमने तय कर लिया है कि पाकिस्तान में हम किसी सियासतदान से इस मामले की, इस हवाले से बात नहीं करेंगे, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो इमरान खान हो। वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं आप हमें मीर जावर मीर सादिक बनाते हैं, आप हमें कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है। लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम पंजोता साहब। मैं अब वॉल पॉइंट वेल टेकन जी। सियासतदानों का हमें पता है सियासतदानों की क्या औकात है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर बिठाए गए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी का हमें पता है कि अमेरिका के अंदर नाश्ता होता है या डिनर होता है, जो भी होता है, तो उसके अंदर वज़ीर आज़म साहब आपके होते ही नहीं है। और फिर कौम सवाल करती है तो फिर आगे से बहाने बनाए जाते हैं, जी वो ये हो गया, वो हो गया, वो आर्मी चीफ साहब गए थे, फलां हुआ था। तो आपकी क्रेडिबिलिटी का हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है और आपकी क्या औकात है। और अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके पास वहाँ इख्तियार है और किससे बात करनी है। तो आप हमें क्या बताएंगे कि आप सियासतदानों से बात करने की बात करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात आपने कहा कि अमेरिका के हवाले से हमारा मौका बड़ा क्लियर है कि हमारे अंदरूनी मामलात के ना करें। हाँ, हमारे रिलेशन जो हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ हैं, आपके जो होता है वो आपके एक अलग मामला है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो हमारे मामलात के अंदर आके मुदाखलत करें। उसके बाद जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद जब ये ट्रंप आए, हमने कहा कि पिछली जो रजीम थी, जो पिछली सेटअप था, उसने हुकूमत हमारी उठाई तो वो अपनी तमाम तरह मुदाखलत वापस लेंगे। लेकिन उन्होंने आकर मुदाखलत वापस नहीं ली, बल्कि उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब जब ईरान के ऊपर अटैक किया तो हम तो खुल के आ गए कि अब ट्रंप को जो है वो दहशतगर्दी का अवार्ड देना चाहिए। कल कौसस काज़मी साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैंने कहा जी आप इसको एंडोर्स करते हैं कि उनको दहशतगर्दी का अवार्ड देना चाहिए। पूरा प्रोग्राम गुजर गया, उन्होंने कहा जी नहीं मैं इसको एंडोर्स नहीं करता, हम कहते हैं कि नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। अब इनसे भी पूछ लीजिए, ये कहेंगे कि नोबेल प्राइज़ मिले, तो आप हमें उनके साथ
आप हमें उनके साथ ना मिलाइए कि हम जो है वो इस तरह का मौक़िफ़ रखते हैं, ये मौक़िफ़ रखते हैं, ये ऊपर से और अंदर से और। थैंक यू सो मच। इन्होंने एहतजाज किए हैं, इस्लामाबाद आए, डी चौक आए, हर जगह पर इन्होंने आकर एहतजाज किया। इन पर कोई कदगन नहीं है। हम पुरअमन एहतजाज करें तो हम रियासत के खिलाफ हो गए हैं, कोई बात करे तो रियासत के खिलाफ हो गए। हम अपने हकूक के लिए निकलें और हम निकलते रहेंगे, जिसको तकलीफ होती है। नहीं है मैदर पंचोता साहब, थैंक यू सो मच। हुज़ैफा रहमान साहब, उनका भी लिंक ड्रॉप हो गया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने 3 ईरानी जौहरी मराकज़ फर्दो, नतंज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराए थे, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का दावा किया। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि इस बमबारी से ज़मीन के ऊपर का स्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जबकि तंसीबात का ज़ेर ज़मीन हिस्सा अब भी महफूज है। इस हवाले से अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का इब्तदाई तखमीना मीडिया को लीक हुआ है, जिसके मुताबिक अमेरिका की ये कार्रवाई प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह के लिए पीछे धकेलने में कामयाब हुई है, ना कि उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में, क्योंकि ईरान के ज़ख़ीरों में मौजूद इनरिच यूरेनियम हमले से पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। इस बात की तस्दीक ईरान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी की गई है, जिसके मुताबिक अमरीकी हमलों में ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम को नुकसान नहीं पहुँचा। अमरीकी इंटेलिजेंस से वाबस्ता एक एहलकार ने CNN को बताया कि सेंट्रीफ्यूजेस बड़े पैमाने पर महफूज हैं। एक और जरिए ने कहा कि इंटेलिजेंस अंदाजों के मुताबिक यूरेनियम को अमरीकी हमलों से पहले ही टारगेटेड साइट से बाहर मुंतकिल कर दिया गया था। व्हाइट हाउस ने ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की मौजूदगी की तस्दीक की है, लेकिन इसकी फाइंडिंग से इख्तलाफ किया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियोट का कहना है कि यह मुबैना जायज़ा बिल्कुल गलत है और इसे टॉप सीक्रेट के तौर पर मार्क किया गया था, लेकिन फिर भी इसे CNN पर कम तर दर्जे के एहलकार ने लीक कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक इस मुबैना जायज़े को लीक करने का मकसद सदर ट्रंप को बदनाम करना और इन बहादुर फाइटर पायलट्स को डिस्क्रेडिट करने की वाज़ेह कोशिश है, जिन्होंने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर मिटाने के लिए एक बेहतरीन मिशन सरअंजाम दिया। CNN की इस खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए सदर ट्रंप ने कड़ी तनकीद की और कहा कि CNN खबरों के नाम पर झूठ और कचरा चलाता है। ताहम इसराइली इंटेलिजेंस ने इस बात की निशानदही की कि अमरीकी हमलों के असरात के हवाले से फर्दों पर तवक्को से कम नुकसान हुआ है, लेकिन इसराइली हुक्काम का मानना है कि मुतादिद जौहरी मकामात पर अमरीकी और इसराइली फ़ौजियों की कार्रवाइयों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया है, बशर्त ये कि वो इसे बग़ैर किसी रुकावट के दोबारा तामीर करने की कोशिश करें, जिसे इसराइल नहीं करने देगा। दूसरी तरफ अमरीका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डॉन केन का कहना है कि अमरीकी हमले के ईरानी जौहरी सलाहियतों पर असरात के बारे में कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, जबकि वो रिपब्लिकन कांग्रेस माइकल मैककॉल ने CNN को बताया है कि मुझे माजी में इस मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी और इसका मकसद कभी भी एटमी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह करना नहीं था, बल्कि उसके बजाय नुमाया नुकसान पहुँचाना था। इसके अलावा एक वेपन एक्सपर्ट जेफरी ल्यूस ने सैटेलाइट तस्वीर देखकर CNN को बताया है कि ईरान की एटमी सलाहियत को तबाह किए बगैर जंगबंदी अमल में आई है। इसके मुताबिक ये सहूलियात ईरान के जौहरी प्रोग्राम की फौरी बहाली की बुनियाद के तौर पर काम आ सकती हैं। और इस दौरान ये खबर भी आ रही है कि अमरीकी कांग्रेस को इस हवाले से दी जाने वाली ब्रीफिंग कल तक मुलतवी कर दी गई है। डेमोक्रेटिक रुकन ने यह कहा है कि सोशल मीडिया अपने अकाउंट पर एक्स पर लिखा है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से मुताल्लिक क्लासिफाइड हाउस ब्रीफिंग बगैर किसी वजाहत के कैंसिल कर दी है। क्या वाकई ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अमरीकी हमलों से नुकसान नहीं पहुंचा? मजीद वजाहत आइंदा चंद दिनों में हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।